ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑक्सीलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का केस, जहां हमारा मेन कंसर्न होगा टाइम पीरियड निकालना। क्या निकालना? टाइम पीरियड निकालना। ठीक है, तो हम लोग टाइम पीरियड किस केसेस के लिए निकालेंगे? लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस। हम लोगों ने नॉर्मल केसेस देख लिया कि जब आपका ये सिचुएशंस था, ये आपका ब्लॉक था, ठीक है, एंड व्हेन दिस ब्लॉक वाज कनेक्टेड बाय ए सिंगल स्प्रिंग, ठीक है, विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, और तब ये जो एम मास का ब्लॉक, या फिर हमने ये केस देखा कि देयर वाज ए स्प्रिंग, ठीक है, और इस स्प्रिंग के साथ एम मास का ब्लॉक अटैच्ड है, और इन दोनों केसेस में हमारा जो टाइम पीरियड का जो इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k। ठीक है, तो ये केसेस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इट वाज अ सिंपल केस ऑफ ए सिंगल स्प्रिंग कनेक्टेड विथ अ मास। इन दिस केस इट वाज द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑक्सीलेशन, ठीक है, एंड दिस वाज द केस ऑफ वर्टिकल ऑक्सीलेशंस। यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस फैक्ट। अभी हम लोग जो केस देख रहे हैं वो क्या है? तो लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि यहाँ एक स्प्रिंग से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे क्या मल्टीपल स्प्रिंग हो सकते हैं। तो एक सिंपल केस जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या देख रहे हैं? सीरीज स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का केस देखेंगे। कॉम्बिनेशन, सीरीज स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के केस में हम कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे? तो जैसे एक सिंपल केस है, यहाँ का केस जो आपने देखा, यहाँ सिंगल स्प्रिंग था, और इसी चीज को मैं क्या करता हूँ कि ब्लॉक, ये हो गया आपका ए फिक्स्ड वाल्व अंडर द स्मूथ सरफेस, और इस सरफेस पे मैंने दो स्प्रिंग लगा रखे हैं। एक स्प्रिंग ऐसे है एंड दिस इज टाइड टू अनदर स्प्रिंग एंड देयर इज अ मास m, ठीक है, मास m। अब मैं कह रहा हूं क्या चीज कि ये जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो इस केस में आप बताओ कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या होगा? ठीक है, ऑल्दो यू नो द केस, सिंगल केस के बारे में तो आप समझते हो, मैंने सारा डेरिवेशन सिखाया है आपको। इस केसेस के बारे में कैसे आप कैलकुलेट करोगे टाइम पीरियड? तो पहले तो हम लोग फार्मूला, सीरीज या पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस के फार्मूला में जाने से पहले थोड़ी सी फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम को अगर इस स्मूथ सरफेस पे ऑक्सीलेट करना है तो क्या ये अभी जिस कंडीशंस में है उसमें ऑक्सीलेट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ दोनों स्प्रिंग क्या होंगे? अपने नेचुरल मतलब लेंथ के स्टेट में होंगे। जैसे इसका नेचुरल लेंथ मान लो L1 है, इसका नेचुरल लेंथ L2 है, तो ये अभी अपने रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे। ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है कि इसको स्ट्रेच कर ले। और ये जो ब्लॉक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका वेट mg नीचे की ओर लग रहा होगा, तो इस वेट की वजह से ये सरफेस दब रहा होगा, और ये सरफेस अगर दब रहा है तो इट विल बी अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये सिस्टम कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब इसके ऑक्सीलेशन की जब हम बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकालो, तो आप क्या करोगे? इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे। डिस्टरबेंस दो तरह से हो सकता है। आप इस ब्लॉक को इधर की ओर डिस्प्लेस करो स्लाइटली, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम स्प्रिंग और मास के केस में जब ऑक्सीलेशन की बात करते हैं तो वी अज्यूम कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्मॉलर होता है। ठीक है, उसी केसेस में जो है सो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहलाता है। ठीक है, तो इस केसेस में हम इसमें डिस्टरबेंसेस दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ब्लॉक को हम ऐसे करेंगे तो स्प्रिंग क्या होंगे? कंप्रेस होंगे, या एक तो हम ब्लॉक को इधर की ओर ले जाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगा? इलोंगेट होगा। तो यहाँ मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि मैं इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को इस पोजीशन से उठाता हूँ, मतलब मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ आपके समझने के लिए। इस पोजीशन से उठा करके, ये जो पोजीशन था, यही इसका रेफरेंस पोजीशन था ब्लॉक का, इस पोजीशन से ब्लॉक को उठा करके मैं अभी इसको कहाँ पे लेके चला जाता हूँ? मैं इस पोजीशन पे, मतलब मान लो कि ब्लॉक अब यहाँ आ गया। मतलब सिचुएशन ये है कि अब आपका ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर एम मास ऑफ ब्लॉक। तो मैंने जब इस ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ लाया, इस पोजीशन पे लाया, तो क्या होगा कि ये पॉइंट जो है स्प्रिंग का, ये तो इस मास एम के साथ क्या बंधा हुआ है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये मास करेगा इस डायरेक्शन में, उतना ही स्प्रिंग का ये एंड भी क्या होगा? मतलब इधर की ओर जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या है कि दोनों स्प्रिंग में क्या होंगे? इलोंगेशन होंगे। ठीक है, अब ये बात अलग है कि दोनों स्प्रिंग में किस प्रोपोर्शन में इलोंगेशन होगा, इसकी ये बात एक अलग चीज है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ ले कि ये ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ? पूरे ये जो दोनों स्प्रिंग है इसमें इलोंगेशन हुआ। तो सिचुएशन क्या हो गया कि ये हो गया आपका पहला स्प्रिंग K1,
और ऐसे जाएंगे और ये हो गया आपका दूसरा स्प्रिंग, ठीक है, K2, ठीक है। इलोंगेशन जो हुआ, अगर आप देख सकते हैं कि दोनों इसका नेचुरल लेंथ मान लो ये पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये लेंथ का इलोंगेशन हुआ, और इस स्प्रिंग में जो है अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कितना एलोंगेशन हुआ होगा, इससे करेंगे तो ये इसमें ये लेंथ का एलोंगेशन हुआ होगा। अब बात आई कि कौन सा, अगर ऐसा सोचा जाए कि कौन सा स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच हुआ होगा और कौन सा कम स्ट्रेच हुआ होगा, तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। अगर आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो स्प्रिंग क्या है, स्टिफर है, उसमें इलोंगेशन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। वो स्प्रिंग क्या है, स्टिफ मतलब इलोंगेशन जो होगा उसमें कम होगा। तो अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी है तो वो तो स्ट्रेच होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिसका के ज्यादा होगा उसमें उसी प्रोपोर्शंस में इलोंगेशन होगा। हमने ये माना कि जो पहला स्प्रिंग है उसमें सपोज करो कि x1 लेंथ का इलोंगेशन हुआ और दूसरा स्प्रिंग में x2 लेंथ का इलोंगेशन हुआ। कब? जब हमने इस ब्लॉक को यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का है x। क्या किया हमने, ब्लॉक को x लेंथ डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस होने की वजह से इन दोनों स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हुआ उसको मैंने x1 x2 माना। मुझे नहीं पता अभी कि कितना इलोंगेशन हुआ, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो x1 इलोंगेशन हुआ इसमें x2 इलोंगेशन हुआ। अब इलोंगेशन होगा तो क्या होगा कि जो इसको, ये जो स्प्रिंग है ये जो स्ट्रेच हो गया, तो ये स्प्रिंग है, इस तरह का स्प्रिंग है, और ये अगर स्ट्रेच कंडीशन में तो ये क्या होगा, अपने नेचुरल लेंथ को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, एक टेंशन फोर्स इधर अप्लाई करेगा, टेंशन फोर्स इधर अप्लाई करेगा, इक्वल टेंशन फोर्स वो दोनों साइड अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सपोज करो ये जो स्ट्रेच के कंडीशंस में उसने टेंशन फोर्स क्या अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्प्रिंग इसको इधर की ओर खींच रहा होगा टी टेंशन फोर्स से। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये स्प्रिंग इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा टेंशन फोर्स टी, ठीक है। आपको पता है ये स्प्रिंग जब होगा तो दोनों साइड में वो इक्वल टेंशन फोर्स वो इक्वल अप्लाई करेगा। तो मैंने कहा है कि इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स टी अप्लाई कर रहा होगा, तो जिसका दूसरा जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या अप्लाई होगा, टी हो रहा होगा। अब देखो जरा सा, ये स्प्रिंग भी तो अपने नॉर्मल अवस्था को अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये जो है सो इधर की ओर टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा, इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स इधर की ओर अप्लाई करेगा, और इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स ये इधर की ओर अप्लाई करेगा। अब बताओ कि अगर ये जंक्शन पॉइंट है, इधर की ओर इस पॉइंट पे फोर्स ये स्प्रिंग टी लगा रहा है, और यहाँ पर कोई नेट फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, इस पॉइंट पे इस स्प्रिंग के द्वारा भी सेम टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली अब क्या देख रहे हो कि जो फोर्स है, जो टेंशन फोर्स है, वो सेम हर पॉइंट पे सेम लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे भी टी है, इस पॉइंट पे भी टी है, और इस पॉइंट पे भी टी है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या है, दोनों स्प्रिंग पे सेम लग रहा है। समझ में आ रही है बात? अब तो टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग क्या हो गया, x, एंड दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब जरा सा एक चीज बताओ कि ये जो टेंशन फोर्स T है, तुम कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स T को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट टेंशन फोर्स T एज, टेंशन फोर्स T क्या निकलेगा, टेंशन फोर्स T निकलेगा K1 इंटू x1 एंड दिस इज इक्वल टू K2 इंटू x2, ठीक है। टेंशन फोर्स T इज इक्वल टू K1 इंटू x1 एंड K2 इंटू x2। क्योंकि ये अपने x1 इलोंगेशन है तो टेंशन फोर्स क्या हो रहा है स्प्रिंग में, अगर आप जो टेंशन फोर्स क्या होगा, स्टोरिंग फोर्स कितना होता है, तो K टाइम्स ऑफ इलोंगेशन, जो भी आप उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन करते हो, तो ये हो गया टेंशन फोर्स T। तो यहाँ से अगर आप देखो इस रिलेशन से, तो आप ये आराम से निकाल सकते हो कि जो यहाँ पे है x1 इज इक्वल टू व्हाट, x1, ठीक है, x1 इज इक्वल टू K2 बाई K1 इंटू यहाँ से x2, ठीक है। x1 इज इक्वल टू K2 बाई K1 इंटू x2। अब जरा एक चीज बताओ कि ये जो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और इस स्प्रिंग कॉम्बिनेशन की वजह से अगर इलोंगेशन मतलब ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है उसको अगर आप इक्विवेलेंट एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब ये रहा ब्लॉक, ठीक है, एंड आई हैव रिप्लेस्ड इट विथ अ सिंगल स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट, ठीक है, मास m है, और उसका जो टाइम पीरियड है मतलब वही है
इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो वही है जो इस सिस्टम के ऑक्सीलेशंस का होगा, ठीक है। तो इस केसेस में अगर आप देखो तो यहाँ जो टेंशन रिस्टोरिंग फोर्स जो टेंशन फोर्स टी होगा वो क्या होगा, टी बराबर क्या निकलेगा, टी बराबर के इक्विवेलेंट इनटू इलोंगेशन एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू टी बाई के इक्विवेलेंट, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ जो एक्स निकला वो कितना निकला, तो टी बाई के इक्विवेलेंट। तो इसी इक्वेशन में देखो, अगर अब ये इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज कि टी बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट इज x1, तो x1 इज इक्वल टू व्हाट, अगर आप देखो यहाँ से x1 इज इक्वल टू व्हाट, टी बाई k1 जोर टी बाई k2। तो अल्टीमेटली 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस को अगर एक सिंगल स्प्रिंग से हम रिप्लेस कर दें, ये इंश्योर करते हुए कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीलेशन के लिए क्या चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, जितना रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लगेगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ लगे, दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि तब इस सिंगल स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट वो होगा वो कितना हो जाएगा, इट इज विल बी इक्वल टू k1 इंटू k2 बट्टा k1 प्लस k2, ठीक है। और तब अगर हम ये आ गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग, तब अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें टी क्या हो जाएगा, इस केसेस के लिए हमने टी निकाल रखा है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट, एंड दिस इज 2 पाई रूट अंडर एम बाई के इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो k1 इंटू k2, ठीक है, और यहाँ पे k1 प्लस k2। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हमने एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया जो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा ऑक्सीलेशन के लिए जितना कि ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन आई हैव कैलकुलेटेड कि के इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों से जो है सो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, और तब मैंने इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा, चूंकि इस सिस्टम का टाइम पीरियड के बराबर होगा, तो हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशंस ऑन द पैरेलल स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस। सीरीज का केस हमने देख लिया, ठीक है, और ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन का केस है, और इस सिस्टम का आपको टाइम पीरियड निकालना है जहां ये एम मास एक स्मूथ सरफेस पे है। कहाँ पे है ये सरफेस, जो है ये दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज स्मूथ है, क्या है ये स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और ये जो है ये वाल है जिसके साथ ये दो एंड और जो स्प्रिंग का है, दो अलग अलग स्प्रिंग के दो एंड जो है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है, वो क्या है इसके साथ टाइड है, और जो दूसरा एंड है स्प्रिंग का वो साइमल्टेनियसली एक ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। इस सिस्टम का अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये सिस्टम इनहेरेंटली क्या है, इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस पे कोई फोर्सेस जो है सो नहीं लग रहा है, दोनों का दोनों स्प्रिंग अभी नेचुरल स्टेट में है, मास m का जो वेट mg नीचे लग रहा है उसकी वजह से नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, एंड ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, ठीक है। तो अब अगर इसका ऑक्सीलेशन पूछ रहा है कि कितना टाइम पीरियड होगा इसके ऑक्सीलेशंस का, तो आपको क्या करना है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट करना है, छोटा सा डिस्टरबेंस कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि हुक्स लॉ इंप्लीमेंट हो, लेंथ जो है x की जो वैल्यू है वो इतनी कम होनी चाहिए, सराउंडिंग डायमेंशन ऑफ द बॉडी से कम होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूँ। आई हैव ऑप्शंस, आई कैन डिस्प्लेस दिस ब्लॉक टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन और आई कैन डिस्प्लेस दिस ब्लॉक टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। मैं अभी इस ब्लॉक को x डिस्टेंस, मान लो ये पोजीशन है, इसको इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब सिचुएशंस कुछ ऐसा होगा, अगर मैं बनाऊं डायग्राम के तौर पे, तो ये ब्लॉक अब यहाँ आ गया है, दिस वाज द न्यू पोजीशन, मतलब ब्लॉक जो है कंप्लीटली अब समझ लो ये ब्लॉक यहाँ आ गया है, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। और इस ब्लॉक के यहाँ डिस्प्लेस होने की वजह से, मतलब ये और ये क्या था, इनिशियल पोजीशन था ब्लॉक का, और इससे यहाँ ये x डिस्टेंस मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया, वी हैव डिस्प्लेस द ब्लॉक x डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशंस, ठीक है। अब इसके यहाँ पे डिस्प्लेस होने की वजह से, चूंकि ये दो मास जो स्प्रिंग जो थे वो इस मास के साथ अटैच थे, दे टू हैव टू गो देयर, मतलब इसमें इलोंगेशन होगा, तो पहला स्प्रिंग भी इलोंगेट हो गया, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग भी इलोंगेट हो गया। यहाँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने कहा k1 है, इसका मैंने कहा था k2 है, दोनों इक्वल इलोंगेशन हुए,
क्योंकि आपने ब्लॉक को जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो ये कॉन्स्ट्रेन जो है दोनों स्प्रिंग का ये एंड चूंकि इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, देन ये दोनों एंड कॉन्स्ट्रेंड है ब्लॉक के साथ मूव करने के लिए। तो क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस इस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट लिया उतना ही इन दोनों स्प्रिंग्स में क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ। मतलब ये भी एक्स लेंथ इलोंगेट हुआ और ये वाला भी स्प्रिंग एक्स लेंथ इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो अगर आप बताओगे कि इस पोजिशंस में जब आप अचानक से इसको रिलीज करोगे, छोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ एंड दैट लीड्स टू द एडिशनल रिस्टोरिंग फोर्सेस इन द सिस्टम। यहाँ वो चीज नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो एडिशनल रिस्टोरिंग फोर्सेस यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। द मोमेंट यू रिलीज इट, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो क्या होगा, वो भागेगा कहाँ, अपने न्यूट्रल पोजीशंस पे आने की कोशिश करेगा एंड दैट्स लीड टू द ऑक्सीलेशन। तो अब देखो जरा सा कि वो रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। अगर देखा जाए तो इस स्प्रिंग की वजह से इस मतलब क्या होगा, इस ब्लॉक पे इधर की ओर फोर्स लगेगा, मान लो ये फोर्स F1, और इस स्प्रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इधर की ओर फोर्स लगेगा, ये मान लो फोर्स F2। तो अगर देखा जाए कि नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो तुम लिख सकते हो कि नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो हो गया, मतलब Fr इज इक्वल टू Fr में कर देते हो माइनस ऑफ, क्योंकि ये क्या इस डायरेक्शन में, मैंने x को पॉजिटिव लिया क्योंकि इस डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई मैं इस फोर्स को क्या लेता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या चीज F1, ठीक है, फोर्स F1 प्लस फोर्स F2 का सम होगा। ये बात तो समझ में आ रही है कि दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, पैरेलल लग रहे हैं। तो जो नेट फोर्सेस ब्लॉक पे लग रहा होगा, इट विल बी द सम ऑफ F1 प्लस सम ऑफ F2, सो दैट इज है। नाउ व्हाट इज दिस F1? F1 जो है आपका यहाँ पे फोर्स F1, दिस फोर्स F1 इज बेसिकली द स्प्रिंग कांस्टेंट K1 into elongation in the spring X. And what is this force F2? This force F2 is equal to the spring constant of K2. Is spring का spring constant into elongation in the spring X. दोनों जगह से भी सेम elongation है, that's why it is X and X. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये जो हुआ माइनस ऑफ K's, तो K1 into X प्लस K2 into X. So finally आप कह सकते हो कि माइनस ऑफ यहाँ पे K1 प्लस K2 into X. So this is the रिस्टोरिंग फोर्स Fr। ठीक है, अगर आपको ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो आप ये जो इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट लगाते हैं, उससे पहले मैं दूसरा बता दे रहा हूं आपको कि ये जो रिजल्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स है, आप कहीं ना कहीं से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। कितना एक्सेलरेशन आएगा बच्चा, ये आएगा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे K1 प्लस K2 बाई m इंटू एक्स। अब आप जरा सा देखो तो क्या ये जो इक्वेशन है एक्सेलरेशंस का, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिकॉज दैट इज द ओनली कंडीशन व्हिच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर मेकिंग दिस ऑक्सीलेशंस सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो जरा सा, K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव, सो K1 K2 विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड द मास m of the block will also be positive. That's why these terms will always be positive, and so omega square is a positive constant. So ultimately you can see that acceleration is proportional to the displacement, ठीक है, and it is always directed towards the equilibrium positions, mean position की तरफ डायरेक्टेड है। और आप देख सकते हैं कि ये जब ब्लॉक इधर की ओर आएगी, तो जब इस पॉइंट पे आएगा तो इस ब्लॉक के पास इतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी कि ये इस पॉइंट पे रुकेगा नहीं, वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, और जब वो आगे की ओर बढ़ेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। और कंप्रेस होते ही जैसे जैसे ग्रेजुअली कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग में क्या होगा कि ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, धीरे धीरे कंप्रेशन के दौरान स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। फिर जब ब्लॉक रुकेगा, जब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उस ब्लॉक को ट्रांसफर होगी धीरे धीरे, तो फिर ब्लॉक भागेगा और फिर वो एक मीन पोजीशंस पे आएगा, उस समय फिर उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, फिर वो फिर आगे की ओर भागेगा, एंड इन दिस वे द ऑक्सीलेशंस कंटिन्यूज इफ देयर विल बी नो डैम्पिंग, मतलब इस यहाँ फ्रिक्शंस वगैरह जो इस एनर्जी ट्रांसफर को मतलब कम कर रहा होगा, लीक कर रहा होगा, एनर्जी अगर लीकेज ना हो तो ये इनफाइनेटली ऑक्सीलेशन चलता जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन डिराइव किया आपने, इट सिंपली क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस को ये फॉलो कर रहा है, और आपको पता है कि एज पर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस आप लिख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई m,
सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर K1 प्लस K2 बाई M, एंड ओमेगा क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM आपने पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई T, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर K1 प्लस K2 बाई M. सो दिस लीड्स टू टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई रूट अंडर M बाई K1 प्लस K2. तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड का इक्वेशंस आया, आप उसको अगर कुछ और कंक्लूड करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इस सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्रेजेंट करूं, ऐसा करके कि ये ब्लॉक ऐसे रहा, ये मास अपना जैसे का तैसे था, और ये दोनों स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस को मैं एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देता हूं के इक्विवेलेंट, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, T बराबर 2 पाई रूट अंडर M बाई के इक्विवेलेंट. तो मैं कह सकता हूं इस इक्वेशंस को और इस इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं, यहां से टाइम पीरियड यहां से कितना निकला, यहां पे टाइम पीरियड T बराबर कितना निकला, तो T बराबर निकला यहां से 2 पाई रूट अंडर M बाई K1 प्लस K2. तो इस इक्वेशंस को और अगर इस इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूं तो कहीं ना मैं कह सकता हूं कि इस स्प्रिंग का जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितना होगा, K1 प्लस K2 होगा. तभी इसका ऑक्सीलेशन और इसका ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड सेम होगा. तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया अपने कि ये जो दो स्प्रिंग्स पैरेलल में थे उसको मैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन में भी रिप्लेस कर सकता हूं बाय सिंपली कैलकुलेटिंग कि K इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2. तो आपने आप कंक्लूड कर लिया है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशंस होगा, स्प्रिंग जब पैरेलल में होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, और स्प्रिंग जब सीरीज में होंगे इस तरह का सिचुएशंस होगा कि एक स्प्रिंग फिर दूसरा स्प्रिंग, तो इसका K1 हो गया, इसका K2 हो गया. तो इस कंडीशंस में जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2. तो ये जितना n अगर होगा तो ये n तक 1 बाई Kn तक चला जाएगा. मतलब यदि और भी स्प्रिंग्स होंगे तो इस फॉर्मूला से आप K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हो और फिर टाइम पीरियड की वैल्यू भी निकाल सकते हो. तो ये दो केसेस हमारे पास थे. We have discussed the two combinations series and parallel and calculated the time period. और ये भी जाना है कि कैसे हम लोगों जो है उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से रिप्लेस करके भी मतलब उसको इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं. नाउ देयर इज ए केस कि आपके पास एक ब्लॉक है M मास का, और ये ब्लॉक दो स्प्रिंग के साथ ऐसे अटैच्ड है. अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है, स्प्रिंग केसेस बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है. सो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला यू हैव टू बी अ लिटिल बिट एनालिटिकल. आपको एक थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच लेना पड़ता है. इसमें वैसे तो फॉर्मूला लोग बच्चे याद कर लेते हैं, बट इन दिस केस सपोज इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम, आपको क्या करना होगा. ये सिस्टम तो अभी इनहेरेंटली क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि न तो ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है या स्ट्रेच्ड है, ना ये स्प्रिंग इलोंगेटेड स्ट्रेच्ड, दोनों अपनी नेचुरल अवस्था में है. और ब्लॉक M पे जो वेट mg नीचे लग रहा है और mg की वजह से सरफेस दब रहा है, तो ये सरफेस न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड and so the system is in the equilibrium conditions. तो अब तो इसको हमें टाइम पीरियड निकालना है, मतलब हमें इसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने हैं, तभी तो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे. तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक को अपने कन्वीनियंस के लिए मैं इधर भी ले जा सकता हूँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, और उधर भी ले जा सकता हूँ. मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ द ब्लॉक, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके मैं यहाँ ले आता हूँ. मतलब सिचुएशन हमारा कैसा दिखेगा अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो ये चीजें तो कांस्टेंट रहने वाली हैं, जैसा पहले है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई दो चेंजेस नहीं आएंगे. सिस्टम्स विल, ये जो सरफेसेस है ये स्मूथ है तो अभी भी स्मूथ रहेंगे. अब क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब ब्लॉक का मिड पॉइंट यहाँ आ गया, ब्लॉक यहाँ आ गया. ठीक है, दिस इज माई ब्लॉक नाउ. तो मैंने जब इस ब्लॉक को x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये वाला जो स्प्रिंग था K1 वाला, वो अब x डिस्टेंस यानी इस पोजीशन से यहाँ ये x लेंथ इलोंगेट कर गया. ठीक है, जैसे ही मैंने इस ब्लॉक को इधर को डिस्प्लेस किया तो ये ब्लॉक क्या हुआ, x लेंथ इलोंगेट कर गया. साथ में देखो तो ये यहाँ जो स्प्रिंग हुआ वो क्या होगा, x लेंथ कॉम्प्रेस करेगा. क्यों, क्योंकि अब ये सिचुएशन हो गया कि अब स्प्रिंग का लेंथ ऐसा हो गया. तो अगर गौर से देखें तो क्या हुआ, ये जो x लेंथ का हम लोगों ने क्या किया है, इसमें कॉम्प्रेशन कर दिया. ये x लेंथ क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया.
तो एक सिंगल मूवमेंट हमने किया, एक स्प्रिंग में क्या आया, एक्स लेंथ का इलोंगेशन आया और दूसरे स्प्रिंग में एक्स लेंथ का कंप्रेशन आया। अब देखना मुझे ये है, क्योंकि ऑक्सीलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दबने और फैलने की घटना से रिस्टोरिंग फोर्स में क्या चेंजेस आया, इसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें इलोंगेशन आया है, मतलब यहाँ जो स्प्रिंग का ये एंड है वो इधर को टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, एंड दैट टेंशन फोर्स, मान लो कि ये F1 टेंशन फोर्स है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, द K1 इंटू एक्स, ठीक है। और ये चूंकि स्प्रिंग दब गया है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, अपना नेचुरल स्टेट पे आने के लिए इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। सो दिस विल बी द फोर्स F2 एंड दिस इज इक्वल टू K2 इंटू कितना कंप्रेशन हुआ है इसमें, एक्स लेंथ का हुआ है। अब देखो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब क्या चीज, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशंस, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक फिर से अपने इक्विलिब्रियम कंडीशंस में आ जाए। तो अगर मैं कहूं कि नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो चूंकि मैंने कहा है इस डायरेक्शन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिव से शो किया है, मैंने एक्स लेंथ डिस्प्लेस किया और मैंने अपना साइन कन्वेंशन लिया कि ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है। तो रिस्टोरिंग फोर्स चूंकि इधर लग रहा है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि दिस Fr, रिस्टोरिंग फोर्स Fr, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ F1 प्लस F2, गुड। अब ये जो F1 की वैल्यू है वो तो लिखा हुआ है माइनस ऑफ K इंटू X1 प्लस K1 इंटू X1 और यहाँ से K2 इंटू X2, ये Fr हो गया। और अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो ये क्या होगा, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, तो ये माइनस ऑफ व्हाट, ये क्या होगा, तो ये X1 नहीं है, यहाँ XC होगा, क्योंकि तो मैंने XC डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग में सेम ही है, K1 इंटू एक्स, K2 इंटू एक्स। तो अगर मैं AR लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, K1 प्लस K2 बाई सिंपली M इंटू यहाँ पे X। अब अगर देखो तो ये जो इक्वेशन है, इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, जो कि क्या है, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, इससे अगर मैं कंपेयर करूं, दोनों क्या है, सेम ही है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इंश्योर हो गया, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो अल्टीमेटली फॉलोइंग द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ SHM, सो द SHM इज इंश्योर्ड। नो व्हाट इज द टाइम पीरियड देन, मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं इस ओमेगा स्क्वायर को इसे इक्वेट कर दूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K1 plus K2 by M, and this will lead to omega is equal to root under K1 plus K2 by M, and omega is equal to what, 2 pi by T is equal to root under K1 plus K2 by M, so T बराबर 2 pi root under M by K1 plus K2। तो कहीं ना कहीं अगर देखो कि अगर इस सिस्टम को अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे ही रहने दूं, और ये ब्लॉक चूंकि ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, तो अगर एक सिंगल स्प्रिंग से मैं रिप्लेस करूं, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ भी क्या आ रही है, K1 प्लस K2, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है, ये भी एक तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की तरह ही बिहेव कर रहा है, ठीक है।